हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है समतल में गति, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों तिर्यक प्रक्षेप के पथ का समीकरण। क्वेश्चन कैसे बनता है, सिद्ध कीजिए कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। हालांकि इसके पहले मैंने क्षैतिज प्रक्षेप पर एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसका भी पथ परवलयाकार होता है और इसका भी पथ परवलयाकार होता है बच्चों। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तिर्यक प्रक्षेप के पथ का पूछा जाता है। क्षैतिज प्रक्षेप के पथ का जो क्वेश्चन है बहुत ही कम पूछा जाएगा। आप लोगों से आग्रह है कि आज का जो लेक्चर है कभी भी आप लोग ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन हो सकता है ना आए, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे तैयार कर लेना। इसका उड्डयन काल, इसका क्षैतिज परास, इसके अधिकतम ऊंचाई पर आगे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर तिर्यक प्रक्षेप के पथ का जो समीकरण है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तिर्यक प्रक्षेप होता क्या है। सबसे पहले तो प्रक्षेप गति, मान लीजिए किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे ऊपर, सीधे ऊपर ना फेंककर किसी भी दिशा में हम फेंक दें थीटा कोण बनाते हुए, तब वो जो वस्तु है ऊपर की ओर जाएगा या कि धीरे धीरे पृथ्वी के तल पर किसी बिंदु पर जाकर गुरुत्व के अधीन गिर जाएगा। हो सकता है हम मान लीजिए ऊंचाई से ही किसी वस्तु को फेंके तो धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी तल पर आकर के गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो फिर भाई साहब वो जाकर के कहां पर, ये तल पर गिरता है, तो वो भी आपका प्रक्षेप गति कहलाता है। तो प्रक्षेप गति का मैटर तो क्लियर हुआ होगा कि प्रक्षेप गति है क्या, ऊर्ध्वाधर में ना फेंककर किसी भी दिशा में वस्तु को फेंक दें। यदि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन फिर गुरुत्व के अधीन नीचे गिरेगा। गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी जो आकर्षण बल लगाता है। यदि हम छत से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंक दें, जैसे ऊंचाई से क्षैतिज में फेंका जाता है, फिर भी वो जाकर के धीरे धीरे कहां पर गिरता है, पृथ्वी पर भी गिरता है, तो गुरुत्व के अधीन आता है। तो आपका चाहे क्षैतिज प्रक्षेप हो चाहे तिर्यक प्रक्षेप, इनकी जो गति होती है वो आपके बच्चों प्रक्षेप गति कहलाती है। अब जैसे हम बात करते हैं तिर्यक प्रक्षेप, क्षैतिज प्रक्षेप का ये होता है मतलब कि किसी ऊंचाई से हम क्षैतिज दिशा में फेंके तो पहले धीरे धीरे क्षैतिज में जाएगा, फिर ऊर्ध्वाधर आते हुए नीचे चला जाएगा। लेकिन तिर्यक प्रक्षेप की जब बात आ जाती है कि पृथ्वी के तल से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ये जो आपकी गति है वो तिर्यक प्रक्षेप का पथ हो जाएगा। सिंपल है, यहां से हम थीटा कोण बनाती है वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर जाएगा, फिर धीरे धीरे गुरुत्व के अधीन पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ये जो आपका प्रक्षेप गति होगा बच्चों वो तिर्यक प्रक्षेप गति होगा, और इसका जो पथ होगा वो तिर्यक प्रक्षेप का पथ होगा। प्रक्षेप का मतलब होता है वस्तु, किसी वस्तु को थीटा कोण बनाते हुए पृथ्वी के तल से या मूल बिंदु से या जमीन से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंके तो ऊंचाई तक जाता है, फिर गुरुत्व के अधीन आकर के पृथ्वी के किसी दूसरे बिंदु पर जाकर गिर जाता है। ये जो गति है बच्चों वो तिर्यक प्रक्षेप की गति कहलाएगी, और जो पथ होगा वो तिर्यक प्रक्षेप का पथ होगा। अब जैसे हम थीटा कोण बनाते हुए इस किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, किसी प्रक्षेप को फेंक रहे हैं, तब इसका जो बेग है वो u बेग है बच्चों। तो इसके बेग को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रक्षेप गति निकालते हैं तो इसके दो घटक हो जाता है। भाई हम यदि किसी बिंदु की दूरी भी निकालेंगे तो या तो x अक्ष से निकालेंगे या तो y अक्ष से निकालेंगे, सीधे निकालेंगे, टेढ़ा तो निकाल नहीं सकते। इसलिए जो आपका बेग है दो घटक में हो जाता है। जैसे ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा साइन होती है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा u साइन थीटा होगा, और कोण के नीचे आधार है और आधार cos से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए ये वाला u cos थीटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग यदि पढ़े हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा चीजें समझ लो। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ इस प्रकार से है और ऐसा है बच्चों, यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है और ये बेग है। यहाँ पर बिंदु मैं दे देता हूँ, यहाँ O है, यहाँ पर आप दे दो कुछ भी बिंदु दे दो, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ P और P डैश, सिर्फ समझना है। तो मैं आपसे कह देता कि साइन थीटा का फार्मूला लगाओ, तो कह देते आप कि ये कोण के सामने वाली भुजा लंब है, यानी PP डैश बटा कर्ण, कर्ण का मतलब U, यानी PP डैश का मान हो जाता U साइन थीटा। यानी ये जो आपका लंब है, ये जो लंब है वो साइन से रिप्रेजेंट होगा, ये जो लंब है बच्चों वो आपका बाई अक्ष है, इसलिए जो बेग है यदि हम ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर बेग u साइन थीटा हो जाएगा। जब बच्चों इस आधार के लिए बात करेंगे तो कास का फार्मूला लगाएंगे,
कास का सूत्र होता है आधार, आधार मतलब ओपी डैश बटा कर्ण, कर्ण मतलब यू, यानी ओपी डैश का मान है यू कॉस थीटा। क्या बच्चों? यू कॉस थीटा। यानी यहां से यहां तक यदि हम बात करें तो ये यू कॉस थीटा हो जाएगा। यानी वेग को हम दो घटकों में वियोजित करते हैं। देखिए भाई, यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं गारंटेड कहता हूं कि थ्योरम आसानी से बनेगा। सबसे पहले मैंने ये कहा कि थीटा कोण बनाते हुए किसी वस्तु को तिर्यक प्रक्षेप यानी जमीन से हमने फेंक दिया। अब ये वेग u है, ये ना तो x अक्ष में है ना तो y अक्ष में है, और हमें ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का मान निकालना है। तब इस वेग को हम दो घटकों में वियोजित करते हैं, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। क्योंकि भाई जब हम विस्थापन का समीकरण निकालेंगे तो भाई गति का समीकरण निकलता है विस्थापन एक सीधी रेखा के लिए हम बात करते हैं, हमें टेढ़ा मेढ़ा रेखा में विस्थापन हम ज्ञात नहीं करते, समझ रहे हो ना। तो इसका हम विस्थापन नहीं निकालेंगे, या तो x अक्ष में विस्थापन होगा या तो y अक्ष में विस्थापन होता है। अब विस्थापन का समीकरण जिससे नहीं बन रहा तो यहां पर आप देख भी लो। देखो भाई, s बराबर होता है बच्चों ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब x अक्ष के लिए बात करेंगे तो uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर हो जाएगा गति के द्वितीय समीकरण से। y अक्ष की बात करेंगे ऊर्ध्वाधर तो u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये दोनों चीज आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष दोनों में विस्थापन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से ऊपर उठा है तभी तो यहां पर पहुंचा है, मतलब कुछ ना कुछ y विस्थापन हुआ है, और यहां से आगे भी गया है तब तो यहां तक पहुंचा है, आगे गया है तो भैया यदि बिंदु P पर है तो ये आगे भी गया है तब तो ये यहां से हम देखें तो भाई y अक्ष में भी कुछ है और ऊंचाई में भी कुछ है, मतलब x अक्ष और y अक्ष दोनों से दूर है। इस कारण से भाई हम x अक्ष के लिए क्षैतिज गति के लिए निकालेंगे और ऊर्ध्वाधर गति के लिए भी निकालेंगे। तो विस्थापन क्लियर है बच्चों। माना किसी प्रक्षेप को मूल बिंदु O से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते ऊपर फेंका जाता है। t समय पश्चात मान के चलते प्रक्षेप P पर पहुंच जाता है, जहां पर क्षैतिज विस्थापन मतलब ये यहां से यहां तक x है बच्चों, और ऊर्ध्वाधर विस्थापन ये आपका क्या है? y है। मतलब P तक में x यहां तक पहुंचा है और y आपका ये y है यहां तक पहुंचा, यहां से हम मिलाएंगे तो ये y हो जाएगा बच्चों। ऊर्ध्वाधर y है और क्षैतिज आपका x है। अब हमने कहा कि इसकी जो गति है वो दो घटक में होगी। पहली जो होगी बच्चों वो आपका क्षैतिज गति हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो आपका ऊर्ध्वाधर गति होगा। थोड़ा थोड़ा यदि आप लोग यहां समझेंगे तो चीजें क्लियर हो पाएगी। पहले नंबर पे हम बात करते हैं बच्चों क्षैतिज गति के लिए। इसके लिए क्षैतिज गति के लिए, अब क्षैतिज गति में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका है, ऊपर की ओर फेंका है, ठीक है। तो इसके लिए क्षैतिज वेग क्या हो जाएगा? u cos थीटा। मतलब इस गति में बच्चों आप प्रारंभिक वेग मतलब ux, x अक्ष की बात की जा रही है तो आप लोगे u cos थीटा, x अक्ष में u cos थीटा लेंगे। अब बच्चों क्षैतिज में पृथ्वी के समांतर कोई वस्तु गति करता है तो वहां पर त्वरण नहीं रहता। त्वरण कब होगा? जब या तो ऊंचाई पर जाएगा तो या तो गहराई पर जाएगा, तभी हो सकता है। पृथ्वी पर है तो फिर वहां पर गुरुत्वीय त्वरण ax कितना होगा? 0। ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं क्षैतिज की बात करता हूं। जब मैं ऊर्ध्वाधर लेकर चलूंगा ऊर्ध्वाधर गति तो बिल्कुल मैं मान के चलूंगा भैया कि ऊर्ध्वाधर में त्वरण होगा, लेकिन जब मैं क्षैतिज की बात कर रहा हूं बच्चों तो क्षैतिज में मुझे त्वरण नहीं लेना है। ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर में त्वरण होगा क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रहा मतलब त्वरण में कमी आएगी, लेकिन वही वस्तु क्षैतिज के समांतर है तो फिर वहां पे त्वरण शून्य होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भाई ये क्षैतिज की बात कर रहे हैं, इसलिए तो दो घटक में चल रहा बच्चों, ठीक है। अतः जो समीकरण लेकर चलेंगे बच्चों गति के समीकरण से, अतः समीकरण आपको बता ही दिया हूं। कौन सा समीकरण लेना है भाई? विस्थापन वाला समीकरण लेना है। समीकरण कौन सा लेना बच्चों? x बराबर क्या हो जाएगा आपका? uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। अब बच्चों ux का मान तो आपका u cos थीटा है, कोई दिक्कत है नहीं, तो यहां पर x का x ही रहने दो, ये हो जाएगा u cos थीटा, और t है तो t रहने दो। लेकिन बच्चों ये आपका जो त्वरण है वो त्वरण क्या है? 0 है, तो 0 रखने पर उसका वैल्यू ही खत्म हो जाता है। 0 यदि मैंने रख दिया तो उसका वैल्यू ही खत्म हो गया, मतलब आपका आ गया x बराबर u cos थीटा इंटू टी। यहां से मैं t का मान निकाल लूं बच्चों, t का मान, तो t बराबर हो जाएगा x अपान u cos थीटा, और इसको एक समीकरण आप दे दो। ये मैं किसके लिए बात किया बच्चों? क्षैतिज गति के लिए बात किया। दूसरा मुझे लेना है ऊर्ध्वाधर गति।
दूसरा मुझे लेना है ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति मतलब ये तो क्षैतिज दिशा में कितना चल रहा था। ऊर्ध्वाधर गति के लिए इस गति में प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा u बाई, ये हो जाएगा u साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और त्वरण क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो त्वरण में कमी होगी, मतलब a बाई बराबर हो जाएगा माइनस जी। गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी के कारण जो त्वरण होता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो आप समीकरण कौन सा लोगे बच्चों, अतः एक समीकरण लेकर चलेंगे, समीकरण बाई बराबर क्या बताया था मैंने, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो पहले, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो बाई बराबर कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा u साइन थीटा, t रख दो। फिर बच्चों यहाँ पर a बाई का मान माइनस जी आएगा ना, तो 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि इस माइनस के कारण यहाँ पर चिन्ह बदल गया, माइनस जी रखेंगे। अब समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 था हमारा ये, इससे मान रखने पर समीकरण 1 से t का मान रखने पर ठीक है बच्चों, चलिए मान रख देते हैं, मान रखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई बराबर u बाई है बच्चों, तो u बाई का आपका u साइन थीटा है, इसमें कोई परेशानी नहीं। t का मान रखेंगे, t का मान है x अपान u कॉस थीटा। ठीक है, फिर बीच में माइनस बच्चों, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर मतलब x अपान u कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर u से u तो कट जाएगा, u से u कट जाएगा बच्चों, तो बाई बराबर बचेगा x साइन थीटा अपान कॉस थीटा। फिर बच्चों माइनस 1/2 जी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस थीटा। अभी यहाँ तक रहने दो, आगे चलो बच्चों। आप लोग 10th में पढ़े हो साइन बटा कास बराबर होता है टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा हो गया। ठीक है, माइनस का देखिएगा यहाँ पे, इस पूरे को आप एक्स स्क्वायर को अलग कर दो, जैसे आपका हो जाएगा जी अपान 2 है ना बच्चों, 2u स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर कर दो। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये आपका समीकरण बन जाएगा बाई बराबर ax और माइनस बी एक्स स्क्वायर। जहां हमने क्या कहा कि a बराबर क्या माना बच्चों, टेन थीटा। ठीक है, हुआ b बराबर हमने क्या माना है, g अपान 2u स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये जो समीकरण है ना बच्चों, इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। ये जो समीकरण 2 है ना, एक परवलय का समीकरण है। यह समीकरण एक परवलय का समीकरण है। ठीक है बच्चों, यह समीकरण एक किसका समीकरण है, एक परवलय का समीकरण। और यही तो सिद्ध करना होता है कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ कैसा होता है बच्चों, परवलयाकार होता है। तो अतः आपको लिखना है, अतः तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, इतना ही करना है बच्चों यहाँ तक, और सिद्ध हो गया आपका। क्रम से आप लोग लिखते भी चलें, ये आप बिल्कुल ये ना सोचे कि बाद में हम लिखेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ाते चलते हैं वैसे वैसे लिखते चलो। क्रम से लिखोगे तो बोरिंग नहीं लगेगा। बाकी आप लोगों को नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149, 9685299149। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार नंबर नोट कर सकते हैं, 9685299149। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम।